अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आपका दिन खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ चूँकि हमने देखा गुज़िश्ता चंद दिनों से ये सिलसिला जारी है और आज भी शदीद धुंध का सिलसिला पूरे पंजाब और मुख्तलिफ अजला में जारी है, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी। तो फिर एक ही तरीका है कि ध्यान कीजिए जब भी आप घर से बाहर निकलें। ख़ास तौर पर जो जिक्र करें हम साउथ पंजाब का, तो आज मुल्तान, लिया, मियाँ चन्नू वाली साइड पर बहुत ज़्यादा धुंध है। और इसमें जब आपको बहुत सी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं तो उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, स्पीड कंट्रोल रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें जिनको येलो लाइट्स कहा जाता है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो सफ़र से इज्तनाब करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम ओवर द वीकेंड क्या एक्टिविटीज़ रही, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, किस तरीके से ऑपोजिशन पीडीएम के जलसे की तैयारी कर रही है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर, 37 अफराद जाँ बहक, मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 8,398 हो गई। 24 घंटों में मजीद 3,795 नए केसेस रिकॉर्ड। पेशावर खैबर टीम अस्पताल में मुजरिमाना गफलत की इंतहा, ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 8 मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने तहकीकाती कमेटी बना दी। खैर पख्तूनख्वा की डॉक्टर तंजीमों ने इंक्वायरी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। रूस ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन फराहम करने की पेशकश कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कोशिश है बेहतरीन कीमत पर मौसर तरीन वैक्सीन हासिल करें। वैक्सीन के बरवक्त हसूल के लिए मुतादिद ज़राए से राब्ते में है। 8 दिसंबर को आर या पार होगा, मरीम नवाज की हुकूमत को ललकार। कहा पीडीएम इजलास में बड़े ऐलान होंगे, मुंतखब नुमाइंदे किसी के दबाव में ना आए। लाहौर जलसे पर जितनी FIR कटी उनको गले का हार बना लें। पता चले ये हुकूमत कितनी डरी हुई है। आवाम जंग जीत चुके, 13 दिसंबर को अहम ऐलान होगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट में सलीम मांझीवाला ने कहा है कि नैब को हर जगह बेनकाब करूंगा। ये पहली बार होगा कि नैब का एहतसाब कोई इदारा करेगा। दूसरी तरफ नैब ने इदारे पर इल्जामात लगाने वालों को कानूनी नोटिस भेजने का फैसला कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर के लिए अस्पताल, ओवरहेड ब्रिज, अंडरपासेस और इलेक्ट्रिक ग्रीन बसों समेत अरबों रुपए के कई मनसूबों का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद, 12 साला बच्ची के सर के बाल काट दिए। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजिमा पर बेईमाना तशद्दुद के मुलजिम की जमानत मंजूर। तशद्दुद का शिकार बच्ची वालिदैन के हवाले। पत्तोगी में बच्चों को नहर में फेंकने वाला संग दिल बाब इब्राहिम रिकॉर्ड याफ्ता निकला। कसूर के मुख्तलिफ थानों में डकैती और नाजायज असलहे के 3 मुकदमा दर्ज हैं। उधर जाँ बहक होने वाले 2 बच्चे सुपुर्द खाक। बच्चों की मां गम से निढाल, 3 बच्चों की ताहाल तलाश न किया जा सका। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। हफीज, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हुसैन, हारिफ रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा। T20 सीरीज 18 दिसंबर से शुरू होगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले एक नजर डालेंगे कि वीकेंड पर होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज में किस पॉलिटिकल लीडर ने क्या बयान दिया और कहां पर वो बात कर रहे थे। तो कोई DC पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई SP मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। कोई गलत काम कर रहा है जो पकड़ा गया, उसकी ट्रांसफर नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसके ऊपर सर्विस से निकालेंगे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है, ये किसी इक़्तिदार की जंग नहीं है। आज जंग इक़्तिदार की जंग नहीं है। आज सिर्फ एक बात है और वो बात अवाम की मुश्किल दूर करने की है। ना अहन और ना नायक टोने के खिलाफ अपना फैसला देंगे। आप इमरान नियाजी तुम सुन लो, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये जलसा रेफरेंडम होगा जाली हुकूमत के खिलाफ। ये जलसा भी बहुत बड़ा जलसा होगा और PTI से ज़्यादा बड़े जलसे किसी ने नहीं किया और न कोई कर सकता है। कानून के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं होगा। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अलबत्ता मरियम नवाज जमानत पे हैं और जमानत खारिज होने के बाद वो जेल जा रहे। PDM में जब मैं भूल जाए, इमरान खान इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगा। जमीन को स्टील मिल
के पर्पसेस के अलावा इस्तेमाल किया जाएगा तो मैं ये बावर कराना चाहूँगा कि उनके इस इक़दाम की रोशनी में ये ज़मीन फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैंने बड़ी क्लोज देखा है। मेरे ख्याल में हमारे माशरे की जो सबसे बड़ी दो ताकत है, एक अक्सरियत लोग अल्लाह में और आखिरत में यकीन रखते हैं, और दूसरी चीज़ हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो बचा हुआ। हमारी तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक तुम्हारा धर्म तख्ता नहीं करेगा। मैंने अपने MNAs और MPAs को कहा ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि FIR कट जाएगी, घर से उठा के ले जाएंगे। ये जानते हो ना, एक एक जलसे के बाद 3-3 हजार FIR कटती हैं। PDM बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह 8 तारीख को, अब या आर या पार इंशाल्लाह। ये खुशखबरी मैं सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह। नैब को हर हालत में एक्सपोज करेंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख दिया, जनरल बाजवा को भी इंशाल्लाह लेटर चला जाएगा, और हमने रिक्विजिशन भी तैयार कर ली है सेनेट के सेशन को बुलाने की कि कितने कितने लोग मरे हैं नैब कस्टडी में, और हम उनकी फैमिलीज़ को बुलाएंगे, उन अफेक्टीज़ को बुलाएंगे सेनेट में। और अब ये मुकाबला सिर्फ सलीम मांडवी वाला और नैब का नहीं है, ये मुकाबला अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नैब का है। तो ओवर द वीकेंड जो हुआ भरपूर खिताब भी हुए हैं, गुफ्तगू भी हुई है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने बात की है, और ऐसे लग रहा है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर वो बात करना चाह रहे हैं, और वो आइंदा आने वाले दिनों में ये ऐलान भी कर दिया जाएगा जल्द से जल्द कि अगर कहीं पर किसी भी सरकारी एहलकार या फिर अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसको प्री बार्गेन का चांस ख़त्म कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक ही दफ़ा फिर सर्विस से निकाल दिया जाए। बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने देखा शिबली फराज साहब क्या कह रहे थे, शेख रशीद साहब ने क्या कहा, शाहिद खाकान अब्बासी जो कल कन्वेंशन से ख़ताब कर रहे थे वो भी आपने सुना, सिंध में मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी। लेकिन एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, मुशीरे इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बोली कि मरियम नवाज ज़मानत पर रिहा हैं और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगा कि इट्स लाइक अ हिंट कि कहीं कुछ शायद बड़ा होने जा रहा है, और ये हिंट्स का सिलसिला तो हमने देखा है माजी में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो हिंट्स हमेशा शेख रशीद साहब की तरफ से आया करते थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि डॉक्टर साहिबा, ये इसी पर्टिकुलर क्लिप की मैं बात कर रही हूँ जिसमें उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है लाहौर के जलसे से पहले। कल जो सोशल मीडिया का कन्वेंशन हुआ, हमने देखा कि उसमें किस तरह से खताबात किए गए थे। बिल्कुल। अब मरियम नवाज के हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो खूब एक्टिव हैं, और 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होना है उससे पहले खासी मुतहरिक नज़र आ रही हैं। 8 तारीख यानी कि कल ये कहा जा रहा है कि एक रैली निकाली जाएगी, और इसके अलावा जो 8 तारीख को एक बड़ा फैसला भी मुतवक्के इस्लामाबाद में मीटिंग होनी है। उसके बाद तमाम जो PDM के कायदीन हैं वो डिसाइड करेंगे कि 13 के बाद क्या हो सकता है। तो फिर 13 को तो जलसा होना है, 13 के बाद का भी लाहेमल बनाया जा रहा है और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। तो साथ साथ लाहौर में भी अब ये खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं नून लीग के एहलकारों की, और इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं उनकी, क्योंकि लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। बिल्कुल, लिस्टें तो तैयार कर ली गई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कल एक बड़ी तादाद में सोशल मीडिया चलाने वाले मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के इस कन्वेंशन में, जिसे मरियम नवाज़ ने जब खताब किया तो उन्होंने कहा कि मैं सलाम पेश करती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने 8 साल पहले नवाज शरीफ और नून लीग की जो तमाम जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा कि जब हमने दी थी सोशल मीडिया को तो पूरा एतमाद था, और उसी एतमाद के साथ इन सब ने इसको निभाया है। कल बड़े इंटरेस्टिंग खताबात भी हुए जिसमें हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया ही, लेकिन वहीं पर एक क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के कन्वेंशन में नारा लगवा दिया गया, गो नवाज गो का। बिल्कुल। अब ये क्योंकि हमने देखा है कि एक होती है ना हीट ऑफ द मोमेंट, उसमें बात करते करते शायद वो नारों में इतने जज्बाती हो गए थे कि उनको ऐसा हुआ कि कहना पड़ गया, कहना वो चाहते थे गो इमरान गो, लेकिन वो फिर आपके मुंह से भी गो नवाज गो ही निकल रहा है। अच्छा, इतना ज़बान ज़द-ए-आम हो गया था ये नारा कि फिर वो जैसे कहते हैं ना कि स्लिप ऑफ टंग अपने ही कन्वेंशंस में भी हो जाया करती है। अब इसके साथ साथ जो कल वैसे बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कारकुनान मौजूद थे, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है किसी भी पार्टी के लिए, और जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका खूब इस्तेमाल किया 2010 के बाद, वहीं पर नून लीग ने भी खूब इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का, और यही कल इसका मकसद भी था कि सोशल मीडिया पे किस तरह से इम्पैक्ट होता है जब कायदीन अगर उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो तो उनके जो कारकुनान है सोशल मीडिया पर खूब आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल, खूब आवाज़ उठाते हैं। हम बात करेंगे इस हवाले से, साबिक मिनिस्टर हैं, रहनुमा हैं PMLN के खलील ताहिर सिंधु साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिंधु साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सिंधु साहब वक्त देने के लिए। सिंधु साहब 13 दिसंबर का जलसा होना था और ये एक ही दिन की एक्टिविटी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पूरा हफ्ता एक्टिविटीज का सिलसिला जारी रखेगी। कल सोशल मीडिया कन्वेंशन हुआ, फिर अब रैलीज भी शुरू की जा रही हैं, क्या मकसद है इसका? मैडम होना नहीं, होना था नहीं, अब होगा। और ये अपना कानून आजमाएंगे, हम अपना हम अपना जिगर आजमाएंगे। और इनको ये कोई इरिटेशन हो रही है। हेलो जी सर आप बोलिए, आपकी आवाज ठीक आ रही है। हेलो खलील ताहिर सिंधु साहब, आप तक आवाज आ रही है? इरिटेशन हो रही है। अच्छा जी, डिस्टॉर्शन आ रही है उनके कान में, प्लीज उसको सॉर्ट आउट कर दें। तब तक सिंधु साहब अगर आप बात कर सकते हैं तो आप अपना आंसर जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं बता रहा था कि ये जलसा तो ये जो है ये रेफरेंडम साबित होगा और इस अवामी दबाव के सामने ये सलाब की तरह बह जाएगी और ये इनका आखिरी दिन होगा, आप देखेंगी। और ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो कुछ इन्होंने लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी जीर्ण कर दी है महंगाई के हवाले से। आप अपने कैमरामैन से पूछें, आप अपने टीम बॉय से पूछें, आप अपने गेट वाले से पूछें, आप किसी से प्रोड्यूसर से इवन पूछ लें कि क्या इतनी तनख्वाह में उसके घर का बजट बन सकता है। और एक एक बंदे को इन्होंने उसकी जो जिंदगी है जीर्ण बना दी है और इसलिए अब इनके पास कुछ नहीं है। और मुझे तरस आता है शिबली फराज साहब पर खास तौर पे, कितने बड़े बाप का बेटा जिसमें बगावत के पर्चे होते थे, वो बेचारा इनकी सफाइयाँ दे रहा है। मैं समझता हूँ कि शिबली उनको चाहिए कि वो इनका अपना जैसे और वो अपना रिजाइन दे दे। और मैं आप देखेंगे कि बहुत जल्द शिबली फराज साहब का रिजाइन जब आ जाएगा। सही खलील साहब, रिजाइन तो आपने कहा कि शिबली फराज साहब का आएगा, लेकिन इसके अलावा एक और मामला उठाया जा रहा है रिजाइन के हवाले से। नून लीग क्या सोच रही है कि रिजाइन दे दिया जाए असेंबली से, क्योंकि आपने कहा कि जल्द ये चले जाएंगे। तरीकाकार जो है वो तो यही नजर आता है, या असेंबलियों में रिजाइन दिया जाए या फिर इसके अलावा तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। इनमें से कौन सी ऑप्शन ज़ेर गौर है ज़्यादा? कॉन्स्टिट्यूशनली जब किसी भी कोई इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं होता और आइनी तौर पर अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो तो मुल्क में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते। लिहाजा अभी तक जो सरे फहरिस्त है वो जो ही पीडीएम फैसला करेगी, कल फैसला हो जाएगा। हम जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो रिजाइन देने की है और ताकि उसके बाद सारा जो है उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन आप इस हुकूमत के साथ लोग जो है, बल्कि लोग हमें गरियों में पकड़ दे कि आप इनको जल्दी क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि ये तो गरियों में जा नहीं सकते, इनकी उम्मीद इनको पता है जो इनको आगे से कलाबे मिलते हैं। इसलिए ये बहुत जल्द फारिग होने वाले हैं और आप देखेंगे कि हम रिजाइन देंगे और इंशाल्लाह ये घर चले जाएंगे। सिंधु साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि जलसे के बाद रेजिग्नेशंस का सिलसिला शुरू होगा, वो तो जब होगा तब देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल कुछ हुकूमती अरकान जो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, कुछ हिंट्स मिल रहे हैं उनमें। जैसे अभी मैंने जिक्र भी किया था, डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने कल कहा कि मरीम नवाज़ को भूलना नहीं चाहिए कि वो ज़मानत पर हैं। अब इस पर आपके लिए कोई हिंट है या नहीं? मुझे तो लगा कि कुछ बताना चाह रही हैं शायद वो। मेरे लिए मैं हैरान हूँ डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा से। मैं कोई पर्सनल बात नहीं करना चाहता। उनको पता नहीं है कि मरीम नवाज साहबा बेल पे हैं 3 साल, और जो 3 साल की कन्विक्शन या बेल होती है वो बेलेबल होता है और उसमें जब तक कोई फरीक कैंसलेशन के लिए ना जाए और कोई स्ट्रॉन्ग और कोजेंट एविडेंस ना हो तो कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। ये कानून है, ये कोई बनाना स्टेट नहीं है कि जो खान साहब की इनके वज़ीर आज़म की मर्ज़ी होगी या डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को नई नौकरी मिली है वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें छोड़ती रहती हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं होगा उनका, ये इनको सिर्फ इनका, चूँकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि बात क्या करें, बिल्कुल ये डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। चूँकि अभी मैं पढ़ रहा था कि पिछले हफ्ते 600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक जो अदरक, आपका जो अल-फतह है वहाँ पे 1000 रुपये अदरक है, जो आम दुकानें वहाँ पे 800 रुपये किलो अदरक है। सही, बिल्कुल आपकी बात खलील ताहिर सिंधु साहब के इस वक्त सिचुएशन अवाम के मसाइल ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन एक और बात भी आती है कि पीपल्स पार्टी अभी तक इस हवाले से तैयार नहीं है कि जलसों के बाद इस्तीफ़े दे दिए जाएं। आप ये बताएं कि अगर इस्तीफ़ों पर मुत्तफिक नहीं होती हैं तमाम पार्टीज तो फिर क्या ऑप्शन होंगे? लॉन्ग मार्च और धरने के अलावा कोई और ऑप्शन है? मेरे प्यारे भाई, कोई किसी किस्म का कोई कोमा फुल स्टॉप या किसी किस्म का अपोस्ट्रेसी एस नहीं है। बिलावल ने 2 हफ्ते पहले ये जब वो कोरोना अभी जब उनको होने से पहले ये बात कही थी कि हमने तो जानें दी हैं, ये इस्तीफे हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप देखेंगे पीडीएम की छोटी बड़ी जमातें
मजहबी जमातें, सेकुलर जमातें, तमाम जमातें जी। जो ही ऐलान होगा सारे के सारे इस्तीफे दे देंगे, बाशमूल पीपल्स ठीक पार्टी। है, अब ये सब इनकी खाम ख्याली है। इनकी खाम ख्याली है सिंधु साहब। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा ये, जिसका ताल्लुक ना तो हुकूमत के बयानिए से है ना ही ऑपोजिशन के बयानिए से है। कोविड-19 की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और आप भी समझते हैं 7.19 आज रेशो आई और तकरीबन 3700 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। तो क्या ये अक्लमंदी है रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिक्स? क्या ये अक्लमंदी है लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क पर डालना? कन्वेंशन हुआ कल, हमने देखा बड़ी तादाद में लोग थे, अब रैलीज में भी आएंगे, जलसे में भी आएंगे लाहौर के, और वैसे ही लाहौर नून लीग का गढ़ है। लेकिन क्या ये अक्लमंदी है? बड़ा मासूमाना सा अवामी सवाल है मेरा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया मिस। देखिए, असद उमर ने जलसा किया नवाब शाह में और किसी ने नोटिस नहीं लिया कि किसी ने मास्क नहीं पहना था, ना उसने खुद पहना था। सर, मैंने पहले ही बोला कि मेरा सवाल पॉलिटिकल नहीं है। हर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने दिया, हमारे Two पास wrongs does not make one right। ये तो बड़ी पुरानी सेइंग है ना। जी जी। No, you are right. You are very right. But when we have to compare the one person to each other, then we have to give the reference to the context. ठीक। इन्होंने कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान जो इनके वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जलसा किया, उन्होंने खुद मास्क नहीं पहना हुआ था। हम तो लोगों को मास्क बांट रहे हैं, आपको पता नहीं हमने कितने मास्क वहाँ पे, पता नहीं कोई 20 लाख मास्क का जो है हमने ऑर्डर दिया है लाहौर में, और हर बंदा जो मास्क पहनेगा वहाँ पे मीनार पाकिस्तान पे 20 लाख मास्क। 2 लाख का जिक्र सुना था हमने कि कहा जा रहा है कि 2 लाख मास्क है, लेकिन वो अभी तक जलसों में नजर नहीं आए हैं। लेकिन 20 लाख बहुत बड़ा नहीं जी, नहीं 2 लाख तो एक फर्द ने दिया ना। ये टोटल जो है इसलिए क्योंकि बहुत सारे मास्क ऐसे भी आ रहे हैं जिनकी एक जगह लगाएं तो एक तार जो है टूट जाती है, इसलिए हमने उसका अल्टरनेटिव इंतजाम ही रखा था कि अगर कोई किसी का मास्क खराब होता है तो उसी वक्त उसको दूसरा भी जो दे दिया जाए। ठीक ठीक ठीक। और साथ ही साथ कल मरियम नवाज साहिबा ने जो खिताब किया वर्कर से, आपने कहा कि मास्क को हम इंश्योर करेंगे, सारा कुछ ठीक रहेगा। उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। तो क्या उनका इरादा इस्तीफों के हवाले से ही था? क्या उनका ये बयान? नहीं, इस्तीफे तो बात की बात है, इस्तीफे तो होंगे। बड़ा ये होना जा रहा है, मैं आपको बता ही देता हूँ कि पहले लोग अवाम इमरान खान को कहते थे कि इस्तीफा दो, अब वो खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा है और उसने पैगाम भेजा है कि मुझे भी अपने ट्रक पे आप बैठाएं। उसको समझ आ गई है कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो खुद अपनी वहाँ से जान छुड़ा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 2.5 साल में इकॉनमी का हाल किया, आप देखिए 1.30% है इस वक्त GDP ग्रोथ। कहाँ पे 5%, 50% और 70% पे थी GDP ग्रोथ। और जब GDP ग्रोथ नहीं होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आम आदमी, जब परसों आप देखिए एक आदमी ने अपने 5 बच्चे दरिया में फेंक दिए कि उसके पास उसकी बीवी कहती थी इनको रोटी ला के दो, उसके पास रोटी नहीं और उसने 5 के 5 के बच्चे मार दिए अपने। तो ये जो जुल्म का निज़ाम जो है वो अपना कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता कभी भी। ठीक कह रहे हैं आप सिंधु साहब, क्योंकि महंगाई तो है, मईशत मुतासर है, लेकिन अब ये आपकी कयास सराई है या वाकई कोई सोर्सेज हैं जिस पर आप ये बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सो PDM और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ ये तो अब जलसे करेगी, अब रैलीज भी निकालेगी और लोग भी आएंगे। तो उस सवाल का जवाब नहीं सका कि क्या ये पूरा इकट्ठ करना या मुझे ऐसे लग रहा है कि अब थोड़ा सा क्लैरिटी नज़र आ रही है, थोड़ा सा अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं और इस्तीफों की बात पर अब थोड़ी सी ज़्यादा बात होना शुरू की है। दैट मीन्स कि अगर ये अब आ रहा है इस पे, अब ऐसे लग रहा है कि 13 दिसंबर लाहौर का जलसा, क्योंकि आखिरी जलसा था, इसके बाद प्लान नेक्स्ट पे जाना था, प्लान बी पे। तो प्लान बी ऐसे लग रहा है कि धरने और मार्च के अलावा नेक्स्ट स्टेप ये ले लिया जाएगा कि इस्तीफे दे दिए जाएं, क्योंकि इसी से आप कॉन्स्टिट्यूशनली किसी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ तो ये सीरियस डिबेट्स हो रही हैं, स्पीचेस हो रही हैं, खताबात हो रहे हैं, वहीं पर कुछ पॉलिटिक्स में मज़ेदार भी हो रहा है। और मज़ेदार से मेरी मुराद कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको आप लाइटर नोट पर इंजॉय करते हैं और उसमें कहीं पीछे नहीं रहती हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, जब कल उनकी ये वीडियो सामने आई तो मुझे जेन्युइनली लगा दैट शी इज टू क्यूट। मतलब वो फुटबॉल वाली वीडियो भी आपको याद होगी, और उसके बाद मार्शल आर्ट में उन्होंने टाइलें तोड़ दी। ये फुटबॉल वाली वीडियो थी, तभी उन्होंने कहा कि मैंने PDM को लगाई है, और अब कल जब उन्होंने टाइलें तोड़ी हैं तो उन्होंने कह दी मैंने मुक्का जो है टाइलों को नहीं
ये मैंने पीडीएम की सियासत को मारा है। तो उसके बाद उनका हाथ भी जब लोगों ने चेक किया कि आप हाथ दिखाएं तो हाथ पे मतलब सेफ था, कोई खून नहीं था, मतलब बड़े सेफली उन्होंने ये किया। लगता है कि ट्रेनिंग की हुई है उन्होंने, ऐसी लग रहा है। ट्रेनिंग की है या प्रैक्टिस की है या नहीं, मुझे लगता है इमोशंस का और सोचों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है के ऊपर। तो कहीं वो जो कह रही हैं और अगर वो एक्चुअली ये सोच रही थी तो आप सोचेंगे कितनी जोर का मुक्का था जो पड़ा होगा। एक ही बार में टाइलें भी टूटी हैं और हाथ ही बच गया। मैंने खुद सोचा कि मैं करूंगा तो यहाँ पे तो कम से कम एक जगह पर ट्राई करते हैं कभी, आपसे तो करा के देखते हैं। लेकिन बहरहाल जी डॉक्टर साहिबा ने किया और बड़ा मजा आया क्योंकि लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल खूब एंजॉय कर रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात करें तो पाकिस्तान में मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मरने वालों की कुल तादाद 8,398 हो गई है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना के मजीद 3,795 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ एक और मामला है जिस पर इस वक्त देखा जा रहा है मामला कि वो फैसिलिटीज़ का है। फैसिलिटीज़ किस तरह से इस वक्त मैनेज हो रही हैं, और जो कि बहुत बड़ा मामला गुज़श्ता रोज़ नज़र आया KP में, पेशावर में। ये मामला के गफलत के बाइस जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना मिले तो 8 मरीज जान की बाजी हार गए। और अब अपडेट्स ये हैं जी कि खैबर टीचिंग अस्पताल के डायरेक्टर समेत इस हवाले से 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट दे रहे हैं इस केस के हवाले से। कल से ये खबर जो है वो चल रही है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की मुसलसल फराहमी ना मिलने पर कोरोना के जो 8 मरीज जाँ बहक हुए थे, और उसमें अब अपडेट ये है कि अस्पताल के डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। 7 मुलाजमीन मुअत्तल हुए हैं और इसमें मैनेजर सप्लाई जो ऑक्सीजन है वो भी मौजूद हैं। बिल्कुल, इसके साथ साथ मेडिकल इंजीनियर, ऑक्सीजन प्लांट असिस्टेंट, 2 ऑक्सीजन प्लान ड्यूटी मुलाजमीन शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब ऑक्सीजन ख़त्म होने से 8 अमवात हुई तो अब ये कार्रवाई की गई है। अस्पताल में 1000 क्यूबिक ऑक्सीजन का प्लांट है और कोई बैकअप नहीं था। इंक्वायरी कमेटी का ये इंकशाफ सामने आया कि बैकअप क्यों नहीं था। मतलब अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गए तो अगर मज़ीद ऑक्सीजन चाहिए तो सिलेंडर मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रावलपिंडी से सिलेंडर्स पहुंचते हैं यहाँ पर, अस्पताल में अपनी कोई रिसोर्स नहीं है। और रावलपिंडी से अगर लेट हो जाएं कभी फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1000 सिलेंडर्स बैकअप पर थे। लेकिन इस दफ़ा नज़र ये आया कि 1000 या 100 सिलेंडर जितने भी वो स्टैंड बाय पर होते हैं वो क्यों नहीं वहाँ पर पहुँच सके। वाक़े की तहकीकात शुरू हुई और अब एक्शन ले लिया गया है। मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में 5 मरीज़ और मेडिकल ICU में 1 मरीज़ जाँ बहक हुआ, जबकि आइसोलेशन वार्ड में जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। जाँ बहक 5 मरीज़ों का ताल्लुक सूबे के मुख्तलिफ अजला चारसदा, शांगला, नौशहरा और पेशावर से है। चिल्ड्रन ICU में भी 1 मरीज़ जाँ बहक हुआ और जाँ बहक मरीज़ के वालिद समीउल्लाह का ये कहना था कि मेरे बेटे का इंतकाल ऑक्सीजन की कमी से हुआ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी उस फैमिलीज़ की जिनके मरीजों को ऑक्सीजन ना मिल सकी, किसकी गफलत थी। इन्वेस्टिगेशंस हुई। फिलहाल 7 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। 7 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया। 100 सिलेंडर्स कहाँ पर थे जो कि स्टैंड बाय पर होते हैं, वो 100 सिलेंडर्स क्यों ना मिल सके, वो 100 सिलेंडर्स यूज़ क्यों ना हो सके। वो इंकशाफ जो किया जा रहा है कि इस वक्त वहाँ पर कोई और सिलेंडर मौजूद नहीं था, ये इंतहाई अफसोसनाक है। फिर इसके अलावा अमवात हो रही हैं। डॉक्टर्स के हवाले से बात की जाए तो डॉक्टर भी जान की बाजी हार रहे हैं। 26 अमवात अब तक डॉक्टर्स की हो चुकी हैं। एक और डॉक्टर कल जान की बाजी हार गया कोरोना से लड़ते लड़ते। एक और डॉक्टर जो है कल पेशावर में ही जान की बाजी हार गया। बिल्कुल, अब सिचुएशन है क्या फैसिलिटीज़ के हवाले से, कोरोना वार्ड्स के हवाले से और पर्टिकुलरली इस इंसिडेंट के हवाले से भी जिसमें 8 मरीजों को ऑक्सीजन ना मिल सकी। हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी KBK हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फ़हीम मसूद। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन है फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें? इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट था जो कल पेश आया खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने की वजह से। क्या वाकई में अस्पतालों में फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब कम पड़ती जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम और 24 न्यूज़ का चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग हमारी आवाज़ बने। जी, कल जो वाक़या हुआ वो वाकई क़यामत सुग़रा था, दिल दिलाने वाला वाक़या था। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जितनी भी वफ़ात भागे अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील। क्योंकि ऐसे वाक़या अगर हॉस्पिटल में होते जाए तो आप खुद सोचे कि हॉस्पिटल कौन आएगा इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। कोई आता है तो एक सहारे के तहत आता है कि यहाँ पे हमें इलाज मिलेगा,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले ये 5-6 सालों से जब से MTI बनी हुई, हम बार बार गवर्नमेंट के साथ जो हमारे डायलॉग भी होते हैं, हमारे स्ट्राइक भी होते हैं, जस्ट इस बुनियाद पे होते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल रही। प्राइवेटाइजेशन की वजह से कोई इस हॉस्पिटल को ऑन नहीं कर रहा। पहले गवर्नमेंट होता था, हर कोई जवाबदेह होता था। अब चूंकि प्राइवेटाइजेशन का अमल दखल हो गया, हर बंदा इसको ऑन नहीं कर रहा। ये कल जो वाकया हुआ है जी, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो आप लोग देख रहे हैं। सही। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल था लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें हर किस्म की फैसिलिटीज होती थी। अब वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। वहाँ पे अगर आप देख भी लें तो वहाँ पे कोई पेशेंट आजकल तकरीबन कोई नहीं जा रहा। उसके कोलैप्स होने की वजह से हमारे पास सिर्फ 2 हॉस्पिटल बन जाते हैं, एक KTH और एक HMC हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। जितना भी बोझ है, जितने भी पेशेंट्स है, वो यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो जब यहाँ पे डाइवर्ट होंगे, डिमांड और सप्लाई में ऑटोमेटिकली फर्क आएगा, तो ये अफरा तफरी का माहौल डेफिनेटली यहाँ पे होगा। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि अफरा तफरी का माहौल है, डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इस केस की बात की जाए, ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल सके हैं उसमें गफलत किसकी है? देखें, ये बताया गया है कि 100 सिलेंडर स्टैंड बाय पर होते हैं इस अस्पताल में, और रावलपिंडी से अगर केब नहीं भी आए तो 100 सिलेंडर्स पड़े होंगे। ये कैसे हम बात हो गई, क्या मामला है? इस पर क्या अब तक आपके हवाले से आप बता सकते हैं कि आप पेशरफ्त है? जी बिल्कुल, अभी तो इस पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी तकरीबन मेरे ख्याल में फाइनल हो चुकी है। ये लोग आज मेरे ख्याल में पब्लिश भी करेंगे, क्योंकि यार पाकिस्तान ऑक्सीजन सप्लाई से बाकायदा यहाँ पे कैप आता है, उनको दिया जाता है। जितने भी पेशेंट होते हैं मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, इसी तरह जितने भी नर्सरी ICU और कोरोना आइसोलेशन यूनिट में। लेकिन यहाँ पे सर अगर आप देख ले तो पेशेंट बेइंतहा ज़्यादा हो रहे हैं। डेफिनेटली ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी उनकी ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से इस किस्म का माहौल जो क्रिएट हो रहा है बार बार, तो ये सिर्फ सेंटर के हालात हैं। हम फिर इनको गवर्नमेंट को वार्न करें कि आप खुद देखें कि पेरीफ्री में क्या हालात होंगे इस किस्म के। अल्लाह ना करे अगर ये हालात कंटिन्यू रहे तो इसके बाद वेंटिलेटर्स का इशू आएगा, बेड्स का इशू आएगा, क्योंकि हम पूरे ये पेशावर तीनों हॉस्पिटल में हमारे पास मैक्सिमम 300 बेड है कोरोना के लिए, और पेशेंट 2,500 से 3,000 डेली आ रहे हैं। बिल्कुल सही, अल्लाह ना करे इस किस्म का माहौल। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेशेंट काउंट ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ कम हैं। अब कल वाले इंसिडेंट में ही हम रेफरेंस के लिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपने सही कहा कि क़यामत सुगरा का मंजर कि 8 लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इस दुनिया से चले गए, अमूमी तौर पर डॉक्टर्स के ऊपर ही डाल दिया जाता है। अभी जो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है उसमें भी जिनको मुअत्तल किया गया वो तमाम हॉस्पिटल स्टाफ ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं लेती है। हमने तो सुना था KPK में हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से सिचुएशन काफ़ी बेहतर होगी, वो फैसिलिटीज़ वाइज हो, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर्स पैरामेडिक्स को मिल रही हो या पेशेंट्स को मिल रही हो। ग्राउंड रियलिटीज़ आप कुछ और बता रहे हैं। जी KP हेल्थ सिस्टम के बारे में तो साकिब निसार साहब की जजमेंट पड़ी हुई है 2018 में, जिसमें मिस्टर नौशरवान बर्की जो कि पूरे हेल्थ आजकल जो बड़े भी हैं और लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उनको बाकायदा उन्होंने नाई हेल्थ करार कर दिया था। अब वही बंदे जो डॉक्टर नौशरवान बर्की लाए, सारे वही हमारे KPK हॉस्पिटल के बड़े डीन, हॉस्पिटल डायरेक्टर, तमाम बड़े ओहदे पे वही फायद हैं। और यकीन मानिए कि वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से आयल हैं, तो इनकी कॉम्पिटेंसी का पता तो यहाँ से इनसे चल जाता है। बाकी अगर ग्राउंड लेवल पर आप देख लें, ना PPEs हैं, ना प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, ना सैनिटाइजर हैं। जो भी डॉक्टर अपने मदद आपके तहत बाजारों से लेकर ला रहे हैं, ये मैंने मास्क पहना हुआ, ये मैं अपने पास खुद बाजार से लेकर ले आता हूँ, डेली मैं 2-3 लाता हूँ। इसी तरह मैं जितनी कुलीग अपने पैसों से ही सामान ले आते हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है सर, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज़ कम हैं और डिमांड इस वक्त ज़्यादा है। डॉक्टर फ़हीम महसूस आपका शुक्रिया, आपने बताया हमें इस वक्त एक्चुअल सिचुएशन क्या है और वाकई बड़ी परेशान की सिचुएशन है। अगर आप देखें सिमल कि अगर अमवात हो गई हैं ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से, तो फिर ये किसकी गफलत है, किसकी जिम्मेदारी है? वहाँ पर लोग मरीज़ तो ले आए थे ना, आगे से आपने इलाज करना था, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे। और नोटिस करने की बात यह है कि पेशेंट हॉस्पिटल में जा भी सिर्फ उस वक्त रहे हैं जब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है या हालत उनकी क्रिटिकल है। अल्लाह ही रहम करे जी। हमारे हाल पे पहले दफ़ा भी कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ था, स्मार्ट लॉकडाउन और कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, तब भी ये सिचुएशन थी कि फैसिलिटीज़ कम पड़ना शुरू हो गई थी, और अब भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। एनीवेज जी, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कोरोना के हवाले से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर फैसिलिटीज़ का फुकदान और फिर गफलत का जो मुजाहरा किया गया KP में और 8 कीमती जानें चली गई। वहीं पर हमने देखा कि पंजाब में भी मामला बिगड़ रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और सबसे ज़्यादा आवाम भी मुतासर यहीं पर हो रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते दिनों के साथ हमने देखा केसेस बढ़ रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ क्या हैं और फिर उन पर अमल दरामद कैसे हो रहा है, ये सवाल बनता है। बिल्कुल, ये सवाल बनता है और इस पर हम बात करेंगे। प्रेसिडेंट PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फिर से एक दफ़ा आपसे हम बात कर रहे हैं और सवाल मेरा फिर वही है कि केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। 3795 केसेस रिपोर्ट हुए 24 घंटों में। पंजाब की सूरत हाल क्या है? क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास काफ़ी हैं, बेड्स अवेलेबल हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल इस वक्त आ रही है कोविड के लिए, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। और हम समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला की हम कोई खास मखलूक है और गालिबन उसी तरह से फिर ठीक हो जाएगा। हम जहालत की मेरे नज़दीक उस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं कि जहां पे हमें कतई तौर पे कोई कंसर्न नहीं है, ना लोगों के साथ कंसर्न है, ना हुकूमत को अपनी उसके साथ कंसर्न है जो कि उसको अपने अहकामात और अपने जो अमलदारी है उसके ऊपर पूरा करना चाहिए। हम उनमें से हैं जो कि कतई तौर पे सीखते ही नहीं हैं। अभी देखें कि पिछली लहर के अंदर जो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने करम किया और उसके लिए सर्टनली आप लोग इस चीज़ के गवाह हो कि जिसके लिए लॉकडाउन जो कि हुकूमत ने बिल्कुल ही समझ लिया था कि हमने लॉकडाउन नहीं करना और बस वैसे ही चलता रहेगा। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट द हर्ड इम्यूनिटी कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जैसे दुनिया के अंदर होता है हमारे साथ भी वैसे ही बेहतर हो जाएगा, जो कि माजी के अंदर। वेयरएज ये लेसन सीखने से हम लोग कासिर रहे, हमारी हुकूमत ये लेसन सीखने से कासिर रही कि दुनिया के अंदर ये सारा जो मसला मसाइल हैं ये ज्यादा तेजी के साथ बढ़े हैं और वहाँ पे अच्छी सूरत हाल नहीं रही है। फिर इनको आया कि हमारे मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया कि लॉकडाउन ही नहीं करना। देन इट वाज द प्रेशर जिसमें रीजनेबली मैं समझता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने और हम जैसे दोस्तों ने अपना किरदार अदा किया और हुकूमत को प्रेशराइज करके विच वी डिड द लॉकडाउन। एंड लॉकडाउन ही की वो वजह थी कि जिसके तहत पाकिस्तान में समझता हूँ कि कुछ ना कुछ हम बेहतर अंदाज से रहे। और फिर हुकूमत है, चूंकि हमारा ये वतीरा है कि जो भी है, और एक बड़ी मतलब प्रोवर्ब बड़ा मशहूर है कि जो कामयाबी होती है उसके बहुत से बाप होते हैं, जो नाकामी है वो ऑर्फन होती है, वो मतलब बिल्कुल उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। एंड दैट स्टैंड्स ट्रू कि अब जबकि पाकिस्तान के अंदर पिछली लहर के अंदर चीजें बेहतर आ गई, हुकूमत को भी ये याद आ गया, हुकूमत ने भी फिर मतलब सीने पे हाथ मार के ये कहना शुरू कर दिया कि सारी दुनिया हमसे सीख रही है। दुनिया डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि पिछली दफा जो हुआ और उससे हम निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आगे जो हमारे सामने इम्तिहान आ रहा है वो ज्यादा गंभीर होता जा रहा है क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज की बात की जाती है तो KP की मिसाल दी जाती थी, लेकिन जो कल वहां पर हुआ 8 कीमती जानें चली गई, सिलेंडर्स नहीं मिले। मतलब एक जानिब तो मरीज जा रहे हैं अस्पताल में लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा। ये किस तरफ सिचुएशन जा रही है और इसी तरह पंजाब में भी बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है इस वक्त। बट सर, यू हैव टच्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे यहाँ रिवाज है कि दुनिया के अंदर ऐसा है कि एक रेल का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका मिनिस्टर इस्तीफा देता है क्योंकि वहां पे कोई ना कोई कदरे, कोई इखलाकियात, कोई ऐसी चीज होगा। मुझे अभी नहीं पता कि ये इसके साथ क्या इन्होंने किया है जो उधर पेशावर के लिए, लेकिन आई एम श्योर इन्होंने यही करना है। मतलब 4-6 बेचारे मुलाजमी निकाल देंगे, ऐसे ही किया है। 7 लोगों को मौतल किया, उनको निकाल के एंड दैट्स इट। किसी को ये नहीं आना कि वहां मैं आप मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को खत्म करके गया है और इतनी ढिठाई के साथ ये हुकूमत वो काम करती है जिसकी अल्लाह की पनाह कि इस्लामाबाद मतलब जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि ये लोग आपकी बातें बिल्कुल ठीक लग रही हैं सुनने में, लेकिन क्या ये आर्गुमेंट वैलिड होगा कि सारे का सारा मलबा हम सिस्टम और गवर्नमेंट पर डाल दें? क्या लोगों का कोई मैटर नहीं करता बिहेवियर? क्या लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं? आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है? हॉस्पिटल में भी आप देखते हैं, आई थिंक आपको उस बारे में भी बात करनी चाहिए। सेमल देखें, मैं एक अर्ज करूं कि ये जो चीजें सारी चले, दिस ऑल इज अ सिस्टम और सिस्टम की खातिर है, दिस ऑल इज अबाउट अ चेन ऑफ कमांड। अब चेन ऑफ कमांड की खातिर द हाईएस्ट पर्सन जो वहां पे वजीर आला है, जो मैं समझता हूं कि ही इज द पर्सन हु हैज टू हैव अ टीम के जिसने जात करना।
अगर ये कहीं भी जर्रा बराबर कोई इखलाकियत वाला मुल्क होता, इखलाकियत वाला सूबा होता, तो कम से कम ये मुंह से कहना कि 8 जाने चलेंगी या 8-10 बंदों के खात करके और अल्टीमेटली निकलेंगे जी कि जिसने ऑक्सीजन लानी थी वो ड्राइवर जो था वो सिगरेट पीने लग गया और इस्लामाबाद से चूंकि वो लेट होगी तो लिहाजा ये वक़्त हुआ। और हम चूंकि इतनी अल्लाह के फजल से अच्छी स्पीशी और ऐसे अच्छे लोग हैं कि हमें भूलें कि अल्लाह ताला ने सलाहियत से बड़ा नवाजा हुआ है। माजी के अंदर भी ऐसे हुए। मुल्तान के अंदर आप देखें कि जो कि मतलब जो नाइट्रोजन और मिक्स होके जो हुई थी बच्चों की जब वहां पे डेथ हुई थी, वो भी केस ऐसे ही हो गया। किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, किसी ने कोई उसके साथ ये नहीं किया, कल कलां चला गया काम, मतलब रात गई बात गई वाली बातें जो हमारे ये रवैये रहते हैं और उसके साथ ही हैं। और इसके लिए पर्टिकुलर हम इस वजह से आए कि एमटीआई एक रौला डाला हुआ था कि दिस इज गोइंग टू बी क्रिएट अ बेस्ट सिस्टम, जो एमटीआई है मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट, जिसके तहत मतलब पूरे पाकिस्तान को रौंदा हुआ इस हुकूमत ने कि ये वो एक्ट है जिसके साथ हमारे सेहत के सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, और आपने मुल्तान का इंसिडेंट भी याद करा दिया, और क्या वो जैसे कहते हैं ना, दुखी दिल में और दुख आ गया कि एक तरफ पेशावर की सूरत हाल जो कल पेश से पहले मुल्तान वाला इंसिडेंट तो भूले नहीं भुलाया जाता, और आपने एक बार फिर से उसका जिक्र कर दिया। तो फैसिलिटीज तो वाकई कम है, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत उनको बेहतर करने के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही? बिल्कुल, अब इस पर काम करना भी चाहिए। और कल हमने देखा कि ऐलानात किए गए हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ये फैसला किया गया है कि लाहौर के लिए एक अस्पताल बनेगा, ओवरहेड ब्रिज बनेंगे, अंडरपासेस, इलेक्ट्रिक ग्रीन बसों समेत अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान किया गया। इस हवाले से फैसला भी कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कल जो गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ LDA की, उसमें उन्होंने लाहौर की तरक्की के लिए अरबों रुपए के खसूसी पैकेज का ऐलान किया। बड़ा खुशाइंद है ये बात कि लाहौर जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कैपिटल ऑफ पंजाब है, अब उसमें जब ये मंसूबे शुरू होंगे और ये प्लान्स आगे बढ़ेंगे तो अब उधर आप देखिएगा जॉब्स क्रिएट होंगी, मार्केट में पैसा रन होगा, मुंसलिक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो इन्वॉल्व होंगी, सिचुएशन में। और फिर ये भी कहा जाता है कि लाहौर को कुछ महीनों से, बल्कि अब तो 2 साल हो चुके हैं, इग्नोर किया जा रहा था, तो अब उसको शायद निगेट करने की कोशिश की जा रही है कि लाहौर के फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने के लिए ऐलान किया गया, जिसमें 400 बिस्तर जनरल, 400 बिस्तर कार्डियोलॉजी और 200 बिस्तरों पर ब्लड डिजीज़ के लिए होंगे। और फिर इसके साथ ये अस्पताल अफा करीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर है, उसके करीब ही LDA की राजी पर बनाया जाएगा। और फिर इसकी तामीर पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। रेलवे स्टेशन से शेरामाला गेट तक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। फिर इसके साथ साथ शहकाम चौक पर भी ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए जो अंडरग्राउंड टैंक्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ LDA सिटी में कम आमदन वाले तबके के लिए 4000 अपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो ऐलानात किए गए, हम ये देखते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होती है, क्योंकि असल मामला आता है जब आप फंडिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट होती है, फिर टाइम पर एक मनसूबा जो पूरा होता है। तो ये भी चीज़ें हैं, अगली टास्क हैं, चैलेंजेस हैं जो कि पंजाब हुकूमत को पूरे करने होंगे। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल एक दिलखराश वाक़या पूरे पाकिस्तान ने जब देखा सुना तो हर आंख अखबार थी। उसकी वजह ये थी कि जब वालिदैन जो कि अपने बच्चों को पालते पोसते हैं वही अगर बच्चों की ज़िंदगियां ले लें तो फिर क्या इंसान और किसकी तरफ देखे। बिल्कुल, ज़िला कसूर में कल एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया एक जालिम बाप ने। और अब ये इतलात आई हैं कि वो जालिम बाप गुज़िश्ता कई सालों से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था, रिकॉर्ड याफ्ता था, मुल्ज़िम के खिलाफ कसूर में ही 3 मुकदमे। बिल्कुल, उस पर रिकॉर्ड मुल्ज़मान हैं, मतलब इस पर कई इल्ज़ामात हैं और मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के ज़िला कसूर की तहसील में ये वाक़या पेश आया पत्तोकी में। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि पुलिस ने ये भी बताया कि मुल्ज़िम इब्राहिम के खिलाफ डकैती, नाजायज़ असलह के मुकदमात दर्ज हैं। केस के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि 3 मुकदमात उस पर ऑलरेडी दर्ज थे। और ये भी बताया गया है कि लड़ाई हुई उसकी अपनी बेगम बीवी से, और उसके बाद उसने तैश में आकर अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। लेकिन ये बच्चे इसी के थे, जो भी कहा जाए कि ये शायद एक आदी मुजरिम था, ये इसके ऊपर मुकदमात दर्ज थे, लेकिन इस बात का कतई तौर पर ये जवाब नहीं बनता। इस बात का सिर्फ ये समझ में आता कि इंसान नॉर्मल नहीं था, ये दरिंदा था, इसने अपने बच्चों को ही उनकी जान ले ली। मतलब मुझे तो समझ नहीं है कि मैं इसके ऊपर किस तरह से बात करूं, क्या बात करूं। 5 बच्चे कोई छोटी बात नहीं है। अपना पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया इस शख्स ने अपने ही हाथों। और अगर आप ये कहेगा ना कि ये ज़हनी मरीज़ है
तो मैं इस वर्ड को शायद कहीं अब मेरा बस चले तो मैं डिक्शनरी से निकाल दूं कि ज़हनी मरीज शख्स अपने 5 बच्चों को अगर नहर में फेंक देता है तो वो किस तौर जस्टिफाई हो सकता है। मतलब इस तरह का जुल्म जब इस सोसाइटी में हो रहा हो तो फिर हम किधर जाएं। हम इस तरह के वाकयात अक्सर ये डिबेट रहती है कि दिखाने नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन किस तरह आप मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं इस पर क्या बात करूं। 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 5 साल का, 7 साल का, मतलब ये हैं बच्चे इसके बेटे और बेटियां। मतलब उनमें इसने क्या सोचा होगा इनको लेके। वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में किसी को अगर वो समझते थे ट्रस्ट करना है, किसी से अगर वो सिक्योर फील करते थे, किसी पर वो ज़िंदगी का भरोसा करते थे तो वो उनका बाप था, उनकी वालिदा थी। और अगर उनमें से एक शख्स जो वालिद है उनका वही उनकी जान ले ले तो वो बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी जब वो अपने बाप को देख रहे होंगे कि वो नहर में उनको फेंक रहा है, उनकी जान लेने के दर पे है। और उसने ये नहीं सोचा 1 के बाद 2 के बाद 3 और 5 बच्चों को उसने जब नहर में फेंक दिया। 2 की अब तक लाशें मिल चुकी हैं, 3 की भी तलाश जारी है। लेकिन इधर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको सिर्फ सजाए मौत दे दी जाएगी शायद, लेकिन क्या वो काफ़ी होगा इस शख्स के साथ? बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। और आप देखिए ये मनाजिर, मतलब कल से आई एम वेरी डिस्टर्ब ऑन दिस न्यूज़। जब से हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे, मुझसे बात नहीं हो रही है कि ये जनाजे जब निकल रहे थे, 2 बच्चों की जो लाशें मिली उनके जनाजे गए और उसको माँ का क्या हाल था हमने वो भी देखा। और 3 साल की बेटी, आप इमेजिन करें 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। और वही बात कि बाप सबसे सिक्योर गोद तस्वुर की जाती है माँ बाप की, और वही साहिबा जब आपको धक्का देके मौत के कुएं में फेंक दे तो क्या सूरत हाल होगी, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और कल जब हमारी बात हुई इस रिपोर्टर से, शहजाद से, तो मुझे उसने बताया, मैं जब उससे बात कर रहा था तो मुझे वो कहता है कि जब मुझे ये कहा गया सिमल कि मैं इस इंदौनाक वाक़े का एज लाइव दूं, यानी कि मतलब उसने न्यूज़ के लिए ये ख़बर देनी थी, तो आप सोच सकती हैं वो कहता है कि मुझे आधा घंटा लगा अपने आप को रीगैदर करने में, आधा घंटा लगा मुझे बात करने के लिए, तैयार होने के लिए, क्योंकि मेरे सामने बच्चों की लाशें पड़ी थी, मुझसे बात नहीं हो रही थी। मैं न्यूज़ के लिए क्या ख़बर देता, मैं न्यूज़ के लिए क्या बात करता, मेरे पास अल्फाज नहीं थे। इसी तरह जैसे शहजाद के ऊपर गुजरी, पूरे पाकिस्तान ने वो वाक़या देखा, पूरा पाकिस्तान इस वाक़े के ऊपर बहुत अफसरदा है, दुखी है, जैसे आप हैं, हम हैं, तमाम पाकिस्तान जिसने भी ये ख़बर देखी है, सुनी है, वो इसको अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। बड़ी बात है उन पुलिस एहलकारों की जो कि ऐसे मुल्ज़िमान को फिर पकड़ते हैं, फिर उनसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपने जज्बात पर भी काबू रखते हैं। शहजाद की तरफ हम रुख करेंगे। शहजाद, बताइएगा सूरत हाल, कैसे ये वाक़या पेश आया? कभी कहा जा रहा है कि उसने घरेलू नाचाकी की वजह से ये किया, फिर कहा जा रहा है वो रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल भी है, गरीबी है उनके घर में। क्या वजह अभी तक सामने आई है? आपकी रिपोर्ट क्या है इस पर? जी बिल्कुल, ये ज़हनी तौर पर तो ठीक है, लेकिन ये क्रिमिनल भी है और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम भी है, जिससे कसूर में इसके खिलाफ तकरीबन 3 मुकदमात दर्ज हैं। और इसने ये घरेलू नाचाकी पर अपने बच्चों को, 5 बच्चों को नहर में फेंक दिया। 2 बच्चों की लाशें रिकवर कर ली गई थी, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले इलाका में बहुत शोक की फिजा है। अभी रेस्क्यू टीमें 3 दिन से वर्क कर रही हैं, लेकिन बाकी 3 बच्चों की लाशें रिकवर नहीं की जा सकी। और इस हवाले से ये जो बंदा है, अभी इसकी मजीद शहजाद, आपने कल जब ये रिपोर्ट ब्रेक की और दुनिया ने देखा और ये इंदौनाक वाक़या जब लोगों ने सुना, तो मुझे आपने भी बताया कि आप भी इस वाक़े को बताते हुए रो पड़े थे और बात नहीं कर पा रहे थे। और अब हम ऑब्वियसली इस पर रिपोर्ट करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऐसे शख्स ने जिसने ये दरिंदगी दिखाई है उसको कैफे किरदार तक भी पहुँचाना है। और उसमें किरदार अदा करते हैं हमारे पुलिस एहलकार, हमारे पुलिस अफसरान, जो कि सर तोड़ की कोशिश करते हैं। और वो इन्होंने पकड़ लिया इसको। DPO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान किश्वर साहब, जिन्होंने इस मुलजिम को, इस मुजरिम को पकड़ लिया। अब हम उनसे जानते हैं कि वो आइंदा क्या करने वाले हैं इसके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने वक्त दिया और इस दर्दनाक वाक़े पर पहले तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतना अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, लेकिन चूँकि अभी हो चुका है, आपके पास है ये मुजरिम, क्योंकि मुलजिम तो अभी इसे नहीं कहेंगे, ये सामने है सबके कि इसने ही किया है ये।
अब क्या अपडेट है, क्या वजूहात हुई, अब इसका क्या किया जाएगा, बताइएगा इस बारे में। थैंक यू वेरी मच जी। ये इब्राहिम मोहम्मद का 40 साल करीब उम्र है इसकी, और इसने ये बड़ा हॉरिफाइंग इंसिडेंट किया। अपने 5 बच्चों को बारी बारी इसने BS लिंक कैनाल में फेंका। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। हमने मौके पे इसको अरेस्ट किया और इंटेरोगेशन के दौरान में डिफरेंट एंगल्स ये मुल्ज़म जो है वो तब्दील करता रहा, जिसमें पहला इसने जो एंगल दिया कि जी मेरी वाइफ पे मुझे शक था, और उस एंगल पे भी हमने तफ्तीश की लेकिन उसकी भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। फिर इसने एंगल दिया एक पॉवर्टी का कि जी घर में गुर्बत थी तो इसलिए बच्चे कोई पाल नहीं सकते थे, तो इसलिए एक वो। लेकिन एक्चुअल जो उसकी फैक्ट्स हमें पता चले जो बड़ी इंट्रूसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद, वो ये है कि इसकी जो वाइफ की भांजी है उसके शादी होने पे रंज था कि मोहसिन के साथ। इसके एक्चुअली उसके साथ अनफॉर्चुनेटली नाजायज़ ताल्लुकात थे। ये एक ड्रग एडिक्ट भी है और ये रिकॉर्डेड भी है, रॉबरी में और थेफ्ट में इन्वॉल्व रहा है और नाजायज़ असला वगैरह भी रखता रहा है। तो ये एक आदी किस्म का मुजरम भी आप समझ सकते हैं इसको ये था। इसने अपनी वाइफ के साथ एक दफ़ा कोई पहले झगड़ा किया 10-15 दिन पहले इसी बात पे कि उसकी भांजी जो है वो क्यों भाग गई मोहसिन के साथ, और हालांकि उसने एक शादी की थी। इसने उसके साथ चूँकि पहले इससे ताल्लुकात थे, उसको दोबारा इसने उसको मजबूर किया इस बात पे, तो उस पे इसकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ। वाइफ घर छोड़ के चली गई और बच्चे चूँकि वो लेके जाना चाहती थी लेकिन इसने बच्चों को अपने पास जानबूझ के रोका, चूँकि इसका एक क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड था और ये अपना इंतकाम लेना चाह रहा था अपनी वाइफ के साथ। इसी इंतकाम की आग ने जो है वो इस एक्ट पे मजबूर किया। DPO साहब, थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया आपने, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया इस मुजरिम ने और स्टोरी भी सामने आ गई। अब ये कहिएगा कि इस कदर जुल्म की सज़ा क्या है हमारे सिस्टम में, कौन कौन से शिकें लगाई गई हैं इसमें, इस दरिंदा सिफ्त इंसान को, इसको इंसान भी कहना ज़्यादती है इंसानियत के साथ, इसके लिए क्या सज़ा है? ऑफ कोर्स इसमें 302 जो है PPC पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन लगाई गई है, और चूँकि ये मल्टीपल मर्डर है और इसमें हम तमाम एविडेंसेस जो है वो उसके कलेक्ट कर चुके हैं, तमाम कॉरबोरेटिंग एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, मौके के गवाह, तो इंशाल्लाह ताला इसको फांसी की सज़ा होगी। और हम इंश्योर करेंगे कि केस प्रेपरेशन के दौरान में कोई वीकनेस ना हो और एविडेंस कलेक्शन में भी हमने कोई अल्हम्दुलिल्लाह कसर नहीं छोड़ी। ऑफ कोर्स एक बड़ा हमारे लिए एक टेरिफाइंग इंसिडेंट था। इस पे हमने बड़ी ज़्यादा पुलिस ने कोशिश करके इन्वेस्टिगेशन के किसी भी रुख को जो है वो इग्नोर नहीं किया। इमरान किशोर साहब, आपने कहा कि इसको 302 की सज़ा मिल जाएगी, एक कातिल है ये तो सज़ा तो इसको मिलनी चाहिए, लेकिन जो इसने किया है, अपना एक बाप होकर अपने बच्चों को जीते जी मार दिया अपने सामने एक एक करके, वो जो ट्रस्ट है, वो जो इसने डैमेज किया इस रिलेशन को, उसका क्या होगा? मतलब इसको सज़ा सिर्फ क्या काफ़ी है 302 की लग जाना, ये फांसी हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा? इबरत का निशान कैसे बना जाएगा इसको? फिर इसको कैसे हम दिखाएंगे सोसाइटी को कि ऐसे लोग जो कि हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, वो ब्लॉट हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर, ऐसे ही लोग, इनको कैसे इनका कमा किया जा सकता है? मतलब ये क्या, मुझे तो नाकाफ़ी सा लग रहा है, 302 इज़ नॉट इनफ। फॉर्चुनेटली आपकी बात से बिल्कुल ज़री बात है। एक सोसाइटी के लिए भी एक शौक का एलिमेंट होता है इसमें। हमने इसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो हैं एक्सपर्ट, उनसे भी मशवरे किए और इसका बल्कि हमने साइको एनालिसिस और बाकी भी एग्जामिनेशन करवाया। और अनफॉर्चुनेट है सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं और इसकी इंडिकेशंस होती हैं। कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडोज बिफोर देम, तो ये भी ऐसा ही था। उसमें पहले भी इसके साथ झगड़े और ऐसे टेंडेंसीज इसमें पाई गई थी। ऑफ कोर्स घर वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसको सामने लेके आते ऐसे शख्स को जिसमें ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड मौजूद था। ऑल्दो ये पकड़ा भी गया था, जेल भी गया था, फिर ये उससे बाहर निकला और फिर उसने ये क्राइम किया। तो सोसाइटी के अंदर चूँकि सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और पुलिस की ऑफ कोर्स हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे सेगमेंट अपने अपने लेवल पे कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट आएगी। बहुत शुक्रिया DPO साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पकड़ लिया उसे, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़े, अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट वेयर डू वी स्टैंड एज सोसाइटी? हम
इस पूरे मुआशरे में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। एक बाप जो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिक्योरेस्ट प्लेस होती है बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, मतलब एक माँ, कोई बाप बच्चे को कुछ कह रहा हो, डांट रहा हो ना, तो एकदम दिल को हाथ पड़ता है। और आप माँ क्या इमेजिन कर, आप आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। मतलब बहुत दुख है इस सोसाइटी में, बहुत मसाइल हैं। माँ तो सामने नहीं थी मेरे ख्याल में, जब वो बच्चे जब अपने बाप के साथ जा रहे थे, कि वो बाप के साथ ही जाना ही सेफेस्ट होता है, वो जब बाप के साथ जा रहे हैं तो 1 साल का है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, जब उसने ऐसे किया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बच्ची जब आखिरी दफा बाप को देखा होगा, क्या उसने फील किया होगा कि मेरा बाप मुझे फीलिंग द सेम। कहीं ना कहीं हमें रीथिंक करना होगा अपने इर्द गिर्द को, अपने बिहेवियर्स को। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट आपने देखी है, ये वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक एक और दर्दनाक वाक़या फैसलाबाद का इलाका मदीना टाउन, जहाँ पर घरेलू मुलाजमा पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि जिसने देखा वो फिर परेशान हुआ कि आखिरकार ये ऐसे वाक़यात हमारी सोसाइटी में क्यों हो जाते हैं। इससे पहले कि हम इस वाक़े की बात करें, मैं इस रिपोर्ट में जो स्क्रिप्ट लिखा गया, किस कदर खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया उन तमाम लोगों के जज्बात को जो हम माजी में और कई सालों से देखते आ रहे हैं। इंसिडेंट्स जब पेश आते हैं, घरेलू मुलाज़िमीन को जो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बहुत खूबसूरती से लिखा हमीद नकीबी साहब ने, जो कि कंट्रोलर न्यूज़ है हमारे रूही और 41 के, और उसके साथ साथ जो अल्फाज की अदायगी की मदीहा सलीम ने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि हम सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई हमारी सोसाइटी में मुलाजिमीन की कोई जगह नहीं है, क्या वाकई हमारी इंसानियत कहीं चली जाती है जब हम अपने मुलाजिमीन से बात करते हैं। क्या वो हमारे मुलाजिमीन इसलिए हैं कि हम अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना डिप्रेशन जो बाकी चीज़ों का है उनके ऊपर निकाल सकें, उनकी एक छोटी सी गलती को माफ़ ना कर सकें। ये है हमारी सोसाइटी के बिहेवियर्स जो कई सालों से बढ़ते ही चले जाते हैं। और इस तरह से लगता है कि आप उनको ग़ुलाम समझते हैं। ग़ुलाम समझना एक कैफियत होती है जब आप किसी को अपने अंडर समझो और उस पर जो मर्जी आप कर लो, तशद्दुद करो, आपको पता है कि वाक़े से कुछ नहीं कहेगा, फिर वो क्या करेगा। अगर किसी ने देख ही लिया, जैसे इस वाक़े में हुआ, और बहुत से ऐसे वाक़यात जब आपने घरेलू मुलाज़िमीन को तशद्दुद किया, उसके वाक़यात देखे आपने, सज़ाएँ मिली, लेकिन फिर मुआफ़ी हो जाती है, क्योंकि ये वो तबका है जो कि मुआफ़ कर देता है, प्रेशर में आकर कभी सुलह कर ली जाती है। ये तमाम चीज़ें आखिर सोसाइटी में हो क्यों रही हैं, असल तो ये सवाल है। ये एक से एक बढ़कर वाक़या भी हमें सामने आता है, फिर हम उस पर बात करते हैं, पुराना वाक़या हम भूल जाते हैं, एक और नया वाक़या सामने आता है, लेकिन ये वाक़यात तवातुर से हमारी सोसाइटी में गुज़िश्ता कई साल से अब नज़र भी आ रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ पर हम एक स्टोरी करते हैं, डिस्कस करते हैं, वहीं पर कुछ एंकर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पूरे शो इस तरह के टॉपिक्स पर होते हैं, जो खुद इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, चीज़ों को की पेन भी लेते हैं, इमोशंस भी फील करते हैं, लेकिन वहीं पर एज अ जर्नलिस्ट उनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत शार्प हो जाती हैं। ये एक्सपीरियंस उनको बहुत कुछ पता जाता है जो शायद वो अपने अल्फाज बयान नहीं कर पाते, अपने शो में बयान नहीं कर पाते, या हमारा सिस्टम उनको एक्सेप्ट नहीं करता ह्यूमन बिहेवियर्स के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे। मुकरम कलीम हमारे एक ऐसे एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं जो कई सालों से प्रोग्राम इंकशाफ कर रहे हैं, और जहां मैं उनके हौसले को सलाम हमेशा ही करती हूँ, ऑफ एयर भी ऑन एयर भी, कि पता नहीं कहाँ से वो इतनी हिम्मत लाते हैं कि ऐसी ऐसी स्टोरीज निकाल कर कवर करते हैं, ह्यूमन एंगल्स को डिस्कस करते हैं। वहीं पर उन्होंने अपने पूरे सालों के शोज़ में एक बड़ा चंक घरेलू मुलाजिमीन के हवाले से भी कवर किया है। हमें लाहौर का वो वाक़या जिसमें मुलाजिमा उज़मा को रॉड मार मार के मार दिया गया था नहीं भूलता, और उस पर एक्सीलेंट प्रोग्राम जो मुकरम ने किया था वो भी याद है। तो मुकरम हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मुकरम। मुकरम, ये बड़े हौसले की बात है इन चीज़ों पर बात करना, इन चीज़ों को हाईलाइट करना, लेकिन एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, क्यों होता है हमारी सोसाइटी में ऐसा? क्यों ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो इतना नेगेटिव हो गए कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते? आई थिंक मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आप कोई जुल्म करें और उसके ऊपर सजा ना मिले तो आप मजीद अपने आप को ताकतवर समझते हैं और आप अपनी उस ताकत का नाजायज फायदा उठाते हैं।
और हमें हर मामले में यही देखने को मिलता है, चाहे वो उज़्मा का केस हो, चाहे वो जो एक और बच्ची तैयबा थी उसका केस हो, या ये कल जो इंसिडेंट पेश आया फैसलाबाद में ये वाला हो, क्योंकि इनको लगता है कि ये जब किसी बच्चे के साथ जुल्म करेंगे और वो बच्चा जो कि आपके घर में एक वल्नरेबल सिचुएशन में आपको सर्व कर रहा है, आपका काम कर रहा है, वो उनको लगता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल सकते हैं और वो जिस तरह से भी निकाल ले कोई उनको नहीं पूछेगा। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो इवन उज़्मा वाला केस था उसमें सारे सबूत सामने थे, सब चीज़ें साफ थी और सब पता चल चुका था कि इन्होंने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया। और अनफॉर्चुनेटली वो इस फरवरी में वो दोनों खवातीन रहा हो गई। और यही वजह है कि ऐसी चीज़ों से शय मिलती है उन लोगों को जो कि बच्चों पर जुल्म करते हो, खासतौर पर उन बच्चों पे जो कि घरों में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मुकर्रम, आपने जैसे कहा कि शय मिलती है और फिर हमने ये देखा कि सजाएं नहीं मिलती हैं, आखिर मसला कहाँ पर आता है? आपने देखा कि ये जो बेचारे मुलाजिम तबका है वो क्या माफ़ कर देता है, सुलह प्रेशराइज किया जाता है कि सुलह कर लो, या फिर हमारा कानून ही इतना मजबूत नहीं है कि वो इनको सजा दिलवा सके जो मुजरिमान होते हैं? देखिए, इस हवाले से सबसे पहली बात जो ये है, जब हमने भी उज़्मा वाला शो किया था तो हमने ये कैंपेन चलाई थी और उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी पार्लियामेंटेरियन से कि आप एक ऐसा कानून लेके आए जिसमें ये दैयत वाला मामला ना हो सके। ये तो इसमें तो ये जो बच्ची जो कल हुआ है इसमें तो उसको सिर्फ मारा पीटा गया, उसकी जान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रही। लेकिन आप ये सोचें कि जब जान भी चली जाती है इन बच्चों की तो फिर उसके बाद कानून को तब्दील करने की इंतहाई जरूरत है कि ऐसे मामला जिसमें वालिदैन ने अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में डाला, यानी कि वो वालिदैन तो खुद ही गैर कानूनी काम करें, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के लिहाज से चाइल्ड लेबर एक जुर्म है। तो वो माँ बाप जो कि ऑलरेडी एक जुर्म में इन्वॉल्व है, वो कैसे अपने ही बच्चे के कत्ल हो जाने पे या किसी भी किस्म का उस पर जुल्म होने पर वो पैसे लेके मामला रफा दफा कर देते हैं। और इसमें भी यही हुआ जो कल बच्ची वाला मामला था। ऑब्वियसली वो बहुत सारे अफराद होते हैं, वही मुलाजमों को अफोर्ड कर सकते हैं और वो थोड़े से पैसे देके, क्योंकि गुर्बत की वजह से कोई माँ बाप जो है अपना बच्चा किसी के पास काम करने को भेजता है और तो कोई वजह नहीं होगी कोई अपने जगह के टुकड़े को कहीं पर काम करने भेजे। तो यही वजह है कि वहां पर फिर वो पैसे वगैरह दे के जो है अपना काम निकाल लिया जाता है। और इसीलिए हमने बार बार ये कहा कि खुदारा ये कानून चेंज करें कि अगर किसी बच्चे पे जुल्म होता है, वो या उसकी जान चली जाती है, किसी भी जुल्म का शिकार होता है किसी के पास काम करते हुए, तो इस वाले मामले में जो फरीक बने वो गवर्नमेंट फरीक बने। मुकर्रम, आपने जो कहा ना कि गवर्नमेंट फरीक बने, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि कल आप इमेजिन करें कि अदालत में जो आर्ग्यूमेंट्स चले उसमें ये कहा गया कि तशद्दुद और जख्म का कोई निशान मौजूद नहीं है, वो 11 साल बच्ची कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, मुलजिम जमानत पर रिहा हो गया और वो बच्ची वहीं की वहीं खड़ी है। अब सवाल जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब ये जो आपके चेहरे पर स्माइल आई है ना, मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा है हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर कि एक बच्ची को सरेआम थप्पड़ पड़ रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, जस्ट बिकॉज शी कुडंट प्रूव इट, निशान से वो मुलजिम रिहा हो जाता है और हमारा सिस्टम कुछ नहीं कर पाता। मुझे ये बताइए, बहुत सी हुकूमती अराकीन, बहुत सी गवर्नमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द प्रोविंस ओवरऑल लॉ की भी बात कर लें, मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए जाना थे, स्पेशली घरेलू मुलाजमीन को। आपको लगता है कि अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, या व्हाट इज़ योर सजेशन, हम कैसे इस सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं? अवेयरनेस मुझे नहीं लगता इस पर काम करेगी, जिसने ये करना है वो करता ही चला जाएगा। सो सिस्टम कैसे मजबूत होगा? व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे हुकूमती अरकान हैं या जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको थोड़े होश के नाखून लेने होंगे। बिल्कुल टीवी में बैठ के दिन रात एक दूसरे पे इल्जामात लगाने के बजाय अगर इनका जो काम है असल करने वाला वो लेजिस्लेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल। इन बच्चों के लिए इनको लेजिस्लेशन लेके आनी चाहिए, क्योंकि कल को उज़्मा जैसी या उज़्मा क़यामत के दिन जरूर इनका गिरेबान पकड़ेगी और कहेगी कि जब मेरे साथ ये हो रहा था और ये आपका काम था मुझे महफूज रखना या मेरे बाद आने वाले बच्चों को महफूज बनाना और आपने नहीं बनाया जी। तो आप वो उस दिन वो सवाल ये पूछेगी, और सिर्फ उज़्मा नहीं पूछेगी, इतने सारे बच्चे जो इस तरह के जुल्म का शिकार हैं। और आपने अभी जो कहा कि ये जो बताया कि बच्ची के जिस्म पे जख्म नहीं थे, उसकी रूह पे जो जख्म लगे होंगे, उसको जो मारा पीटा गया और उसको उस घर के सामने जहाँ पे वो काम करती है और इतने सारे लोग मौजूद हैं और उसको वो जल्लादों की तरह औरतें भी मार रही है, मर्द भी मार रहे हैं, और वो क्या अपने वो जख्म दिखा सकती है जो कि उसकी रूह पे लगे हैं? या कोई अदालत उसको देख सकती है जो रूह पे उसके जख्म लगा है?
कि मुझे इस तरह से मारा पीटा, तो वीडियो बन गई, पूरे पाकिस्तान में वायरल भी हो गई, सबने देखा। और फिर क्या उस बच्ची को बुला के ये पूछा गया कि बेटा आप, अगर वो बच्चा, मैं ये कहता हूँ कि वो आदमी उसके सामने खड़ा करे, अगर वो बच्ची ये कहते कि हाँ मुझे अंकल आपने मारा, ठीक है मैं बहुत खुश हूँ, वो कभी भी ये नहीं कहेगी। एटलीस्ट उस बच्ची से तो पूछें। उनके वालिदैन ने कहा अगर कोई नहीं पूछता मुकर्रम, क्योंकि वो मजलूम है और मजलूम की दादरसी हमारे यहाँ पर होती नहीं है सोसाइटी में। हमने देखा है कि कानून है मौजूद लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। जी मुकर्रम, हम बात कर रहे थे, आप तक आवाज आ रही है? जी जी मुझे आवाज आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र किया अबू ज़र ने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल हो सकेगी? इम्प्लीमेंटेशन यही होगी जब ये जो उन्होंने कहा था कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे और इस एक्ट में तरमीम करेंगे, और जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें कोई बच्चा जुल्म का शिकार होगा तो जो फरीक है, जो वो गवर्नमेंट जो है इस मामले में फरीक बनेगी, उनके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं होंगे। तो जब ये आप कानून लागू करेंगे तो उसके बाद फिर सजाएं मिलना शुरू होंगी। अभी तो उन्हें कानून में से एक रास्ता मिल जाता है ना, जो भी जुल्म कर रहा होता है बच्चों पे, उनको कानून में से एक रास्ता मिल जाता है कि वो किस तरह से आराम से वो निकल जाता है, थोड़े से पैसे देके एक अच्छा वकील करके वो एक बच्चे पे जुल्म करके, और सारी दुनिया उसकी गवाह होती है। अब ये जो कल वाला मामला है इसमें सबने देखा, आपने देखा, मैंने देखा है, और अबू ज़र, हम सब ने देखा है, लेकिन हम बिल्कुल बेबस हैं। और ये हमारी बेबसी जो है इसका मतलब है कि कानून में कहीं ना कहीं गलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, करने की जरूरत है, जिसे ठीक करने की जरूरत है, हमारी गलती है, एहसास करना होगा। ये वो तमाम बातें हैं जो हम करते हैं, लेकिन सिचुएशन बेहतर तभी होगी जब सूरत हाल प्रैक्टिकली ठीक होगी। मुकर्रम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जिस तरह से मुकर्रम ने कहा मौजूद हैं, लेकिन कोई उस मजलूम से नहीं पूछता कि तुम्हारे जो रूह पर जो तशद्दुद हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है और उसको किस तरह से हमने पहुंचाना है कैफे किरदार तक। तो ये एज अ सोसाइटी हम सबकी जिम्मेदारी भी है, और साथ साथ जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जो कानून बना रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन मजीद सख्त की जाए, मजीद तरीकाकार इसमें अपनाया जाए कि अगर कहीं पर ऐसा जुल्म हो रहा है तो वो बंदा अगले दिन ही बेल उसको मिल गई है, वो चला गया घर पे और उसने माफ़ी मांग ली है, लोगों ने मान भी लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी इस तरह से मजीद ख़राब होती जाएगी, लोग मजीद परेशान होते जाएंगे और किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा फिर। बिल्कुल, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ भी चलेंगे। आज ऐसे लग रहा है दिल दुखी है बहुत ज़्यादा कि हर खबर ही आपको अफसुर्दा किए जा रही है। आज का दिन मुझे आज भी याद है कि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई कि एक तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हो गया। अभी हम इस शौक से बाहर निकले ही नहीं थे, खबरें डिस्कस हो रही थी, ब्रेकिंग चल रही थी तमाम चैनल्स पर, कि एकदम से खबर आई कि उस तैयारे में जुनैद जमशेद थे। और आज भी ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जुनैद जमशेद, दिल दिल पाकिस्तान से हम दो नात तक हर दिल की आवाज़ बनने वाले, आज के दिन हमसे जुदा हो गए। 4 साल हो चुके हैं इस इंसिडेंट को। 7 दिसंबर 2016 को जब ये इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया, जुनैद जमशेद कौमी एयरलाइन PK 661 की परवाज़ के ज़रिए चित्राल से जब वापस आ रहे थे तो हवेलियाँ के मकाम पर तैयारा हादसे के बाद शहीद हो गए। और बदकिस्मत तैयारे में सवार जुनैद जमशेद का ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र था, जिसके बाद उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। ताहम उनका अंदाज आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। जुनैद जमशेद ने अपनी ज़िंदगी का भरपूर अरूज देखा, करियर की बुलंदियों पर पहुँचे। अल्लाह ताला ने उन्हें दीन की राह भी दिखाई, जिस पर उन्होंने मौसीकी को जब खैराबाद कहा तो फिर अपने दीन की तबलीग, बयान, हमदो नात से लोगों के दिलों में ऐसा घर बनाया कि अब अगर आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी शहादत के बाद भी वो दिलों में ज़िंदा रहते हैं। उनकी आवाज़, उनकी नातें, उनकी पड़ी हुई हमद जो है वो आपको एहसास दिलाती है कि वो हम में ही कहीं मौजूद हैं। आज 4 साल बाद भी उनके जो खैरख्वाह हैं, उनके मदाह हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि आज के दिन उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत। और इसके साथ साथ उनके समेत जो 45 अफराद शहीद हुए थे इस अफसोसनाक हादसे में, उनके हवाले से भी हम दुआ करें, उन्हें भी अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और इसके साथ साथ ये भी हमें देखना है कि ये जो हादसा हुआ था इसके कौन थे जिनकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। कहा जाता है जी तैयारा ठीक नहीं था, तैयारे की परवाज़ में परेशानी आ गई, पायलट को दौरान परवाज़ कुछ मसला हुआ था। आज तक इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, आज तक ये नहीं समझ में आ रहा कि जो कीमती 45 जानें चली गई थी उसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब सर मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे पूछूं, हाउ वाज योर वीकेंड? वीकेंड ठीक था, घर पर फैमिली के साथ रेस्ट किया। अच्छा, मैं फैमिली के साथ जू गई थी, आपको भी दिखाती हूँ। हमने सुना है अबू ज़र कि जब भी कहीं बाहर छुट्टी मनाने जाना है, पिकनिक करने जाना है, तो बच्चों की फ़र्स्ट डिमांड होती है कि उन्होंने ज़ू जाना है। और आज भी मैं देख सकती हूँ मेरे पीछे काफ़ी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो ज़ू इंजॉय करनी आई। लेकिन सिंस कोविड-19 बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी ज़ू चलें, देखें बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कोरोना के SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ज़ू में कौन कौन से जानवर हैं, आइए मेरे साथ। तो ज़ू में SOPs को तो फॉलो किया जा रहा है, आते साथ ही मुझे डिसइंफेक्ट स्प्रे जो है वो मेरे हाथ पे कराया गया है। और अब हम चलते हैं कुछ पिंजरों की जानिब, कुछ केज की जानिब। मुझे बचपन की मेमोरीज याद आ रही हैं, मतलब कितना मज़ा आया करता था कि यहाँ आकर एक्साइटमेंट लेवल जो है वो पीक पर पहुँच जाया करता था। जैसे ही केजेस नज़र आते थे, परिंदे नज़र आते थे और फिर बच्चे नज़र आते थे हमारे ही जैसे, इंजॉय करते हुए, जंप्स लगाते हुए। और कुछ अपडेट्स भी हुई हैं, कुछ नई नई चीज़ें भी आई हैं ज़ू में। सबसे पहले तो हम इस मैप की तरफ चलते हैं ताकि मेरे साथ आप भी देख सकें कि कौन सा जानवर किस पिंजरे में कहाँ पर है। सो एनिमल हाउसेस जो है इसमें वाइट कलर में है, लॉन्स ग्रीन कलर में है, वॉकवेज जो है वो लाइट ग्रीन कलर्स में है और वाटर बॉडीज़ भी हैं। सो बिग मैमल हाउस है। एलिफेंट का केज देख के मैं उदास हो गई हूँ क्योंकि मुझे पता है लाहौर ज़ू में सूजी नहीं है और अभी तक आ भी नहीं सकी है। खैर एनीवेज वो तो एक दुखती रग है जिसको हर लाहौरिया जो है वो महसूस कर सकता है। और आपको पता है पूरे पंजाब में कोई एलिफेंट नहीं है, सिर्फ कराची में 4 इस वक्त एलिफेंट्स मौजूद हैं। तो इतना प्रोमिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा जानवर अगर लाहौर ज़ू में ना हो, दुख की बात है। एनीवेज जी, यहाँ पर हमारे पास ब्लैक बेयर भी है, टाइगर्स भी है एंड ऑल्सो लाहौर में जितने भी पार्क्स हैं जहाँ पर जानवर रखे हुए हैं, चाहे वो ज़ू सफारी है, ज़ू है, जलो पार्क है, कहा जाता है कि उनमें शेरों का राज है क्योंकि शेर बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पर। सो शेरों को तो हम इंजॉय करेंगे, टाइगर्स को भी, और देखते हैं कि फैमिलीज कैसे इंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करने आए हो यहाँ पर? मंकीज देखने आए हो और हम मंकीज के केज के बाहर ही मौजूद है। मंकीज कैसे करते हैं? और यहाँ पे ये क्यूट सा बच्चा मौजूद है जो मंकीज को एंजॉय कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। बट आई थिंक अगर आप इसको मास्क ऊपर कर देंगे तो ज़्यादा SOPs फॉलो होंगे। लेकिन आई एम ग्लैड कि छोटे छोटे बच्चे भी अगर यहाँ पर आए हैं तो कोविड की SOPs को फॉलो करते जा रहे हैं। बाय बाय कर दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सॉरी, ईशल। ईशल, आप यहाँ क्या करने आए हो? घूमने आए हो? क्या अभी तक क्या क्या देखा है आपने? मंकीज, डॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मायरा। अच्छा ईशल और मायरा, मुझे ये बताओ आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? कोरोना की वजह से। और आपने क्यों पहना हुआ है? कोरोना क्या होता है? कोरोना वायरस। आई एम सो ग्लैड कि बेबीज आर अवेयर एंड दे नो इट। और देखें बारबी डॉल वाले मास्क पहने हुए हैं। वेरी गुड बच्चे, हैव फन, एक एंजॉय करना है ढेर सारा, ठीक है? और कौन सा एनिमल अभी तक नहीं देखा जो आपने देखना है? और मंकीज देखे हैं। और देखना कौन कौन सा है? कौन सा देखना है? टाइगर देखना है। चलो हैव फन, थैंक यू। मैं देख रही थी इतने कलरफुल नोटिस लगे हुए हैं। जो हमने शुरू में आपको बोर्ड दिखाया था दैट वाज नॉट इट। अब आप देखें यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली बताया हुआ है यार ये नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए, उतार दें इसको यहाँ से जब तक हाथी नहीं आता। खैर हिप्पोपोटेमस के घर के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं और उसका बोर्ड भी लगा हुआ है। मंकी हाउस अभी हम गुजर कर आए हैं और ऑफिस कहाँ पर है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो एक न्यू सीरीज़ ऑफ केजेस जो है वो शुरू हो जाती है। क्या नाम है आपका? ज़िरवा। और आपका नाम क्या है? और आप यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ चीजें देखने आए हैं, एनिमल्स। और मुझे ट्रस्ट मी, छोटे छोटे बच्चे मास्क पहने हुए इतने क्यूट लग रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप मुझे कोई एक पोइम सुनाओ। ट्विंकल 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 सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट up above the birds are like a diamond in the sky। Very
नाइस, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हादिया। हादिया, आप क्या करने आए हो यहाँ पर? क्या करने आए हो हादिया? एनिमल देखने। तो अभी आप किसके केज के बाहर हो? लेपर्ड के बाहर। लेपर्ड के केज के बाहर। लेपर्ड कैसे बोलता है, आपको पता है? कैसे? कैसे बोलता है? आए जी, कुछ और बच्चों से सुनते हैं कि जिस केज के बाहर वो मौजूद है, क्या वो जानवरों की आवाज़ें निकाल सकते हैं या नहीं। बच्चे निकाले नहीं निकाले, मैं निकाल सकती हूँ, इतना मुझे पता लग गया है। क्या नाम है आपका? अनम। आपका क्या नाम है? अनाया। और आपका? बेबी का क्या नाम है? अरफा। सो अनम, आप यहाँ क्या करने आए हो? घूमने आए हैं। अभी तक आपको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी है जू में? लायंस अच्छे लगे। और आपको? हॉर्स देखा है आपने? मैंने तो हॉर्स नहीं देखा। हॉर्स कहाँ था? पीछे था। अच्छा, मैंने अभी तक हॉर्स नहीं देखा। अच्छा, टाइगर कैसे बोलता है? टाइगर के केज पे आप काफी देर से खड़े हो, टाइगर कैसे बोलता है? क्या नाम है आपका? अहमद अयान। अहमद अयान। अहमद अयान, क्या करने आए हो आप यहाँ? जू में जानवर देखने आए। जानवर देखने आए। जानवर पसंद है आपको? इतने भी नहीं पसंद। तो फिर जू क्या करने आए हो? बाबा कह रहे थे। बाबा कह रहे थे। अच्छा, टाइगर आपको पसंद है? टाइगर नहीं पसंद, वुल्फ पसंद है। वुल्फ पसंद है। वुल्फ कैसे बोलता है, ये पता है आपको? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि आपने मास्क क्यों पहना हुआ है? कोरोना की वजह से। कोरोना क्या होता है? वो वायरस होता है। और मास्क पहनेंगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा? हो भी सकता है। नहीं हो सकता। अगर आप मास्क पहनोगे और डिस्टेंस पे रहोगे लोगों से तो बिल्कुल नहीं होगा। वेरी गुड जी, शाबाश बच्चे। और ये आई थिंक क्रेडिट गोज टू द पेरेंट्स कि वो बच्चों को अवेयर करते हैं और इस बारे में बात भी करते हैं। एक छोटा सा क्यूट सा बेबी हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? जबरदस्त, बेहतरीन, बड़ा मजेदार। मेरा ख्याल है आपने तो फन किया, मैं देखकर बड़ा एंजॉय किया है, क्योंकि और आपको भी जाना चाहिए अपनी फैमिलीज के साथ, लेकिन कोविड एसओपीज को फॉलो करें। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है ये। और मैंने देखा है कि बच्चे बड़ा खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। जू की हालत भी बड़ी ज़बरदस्त है, मौसम भी अच्छा, एक्साइटेड आप थी। और शेरों की और जो आपने एनिमल्स की आवाज़ें निकाली ना, वो एक नेक्स्ट टैलेंट मिल गया अब आपका, जो कि हमें पहले नहीं पता था, वो वहाँ पर निकला, बाहर सामने आया। प्रोग्राम के बाद कर लेंगे। हमारे पास बिल्कुल खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।